हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, ये जो मशीन की आपकी क्लासेस पर डे चल रही हैं, तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर दिया था। पिछले क्लास में आपका जो बेसिक्स मशीन की बेसिक्स चल रही हैं और उसमें भी हम कवर कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट को। तो मैग्नेटिक सर्किट से ही रिलेटेड जो अभी पिछली क्लास कवर हुई है वो थी आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मशीन में जब कोर के फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम उसे डीसी से कनेक्ट करते हैं और जब हम उस वाइंडिंग्स को एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके पहले जितनी भी मैग्नेटिक सर्किट रिलेटेड अब तक आपके मशीन की 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो 10 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। और आज की जो क्लास है वो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये मशीन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब भी कोई मशीन ऑपरेट होती है तो ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड थे, जो 4 बेसिक वे बताया था मैंने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने का, अगर आप नहीं देखे हो तो वो 4 वीडियो मेरे पहले देख लीजिए, जिसमें मैंने एनालाइज करके ABCD पार्ट में 4 इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड व्यूज को मैंने वहां पे रखा है। तो वो आप देख लेना। अब वो किस तरह से मशीन में यूटिलाइज होते हैं और सारे मशीन की जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है, इट्स डज नॉट मैटर कि वो मोटर है या जनरेटर। जो बेसिक ऑपरेशन होता है, एनर्जी बैलेंसिंग का गेम जो होता है, किस तरह से वो बैलेंस होकर कोई भी डिवाइस रोटेट करती है, ठीक है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से। तो ये बैलेंस कैसे रहता है, लोड जब आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, फिर अगर टॉर्क को इंक्रीज कर रहे हो तो बहुत सारे पैरामीटर्स किस तरह से फिर वो अपने पोजीशन को बैलेंस करता है, और बैलेंस करने के बाद क्या क्या चीजें उसमें रिड्यूस और इंक्रीज होती हैं, तो वो चीजें आज हमें देखनी है। तो गाइज मेरे हिसाब से ये मशीन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप समझ लेते हो तो सारी मशीन के इंटरनली तक जाकर आप बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने, देखिए, पहले फर्स्ट क्लास में जब मैंने स्टार्ट किया था कि मशीन होती क्या है, कि मशीन में एक रोटेशनल मोशन आएगा। तो रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लीनियर मोशन के बारे में बताया था। क्यों? क्योंकि लीनियर मोशन अगर आपको पता है तो आप लीनियर मोशन से एनालॉजी करके रोटेशनल मोशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट रोटेशनल मोशन पे आ रहे हो तो शायद कुछ चीजें आपको नई लगेंगी और ऐसा लगेगा कि ये कुछ डिफिकल्ट चीज है। लेकिन जैसे ही आप उसकी एनालॉजी अगर लीनियर मोशन से करा देते हो तो आपको सारी की सारी चीजें बहुत इजी लगने लगती हैं, क्योंकि लीनियर मोशन आप 9th 11th हर जगह आप उसको पढ़े हो, ठीक है, रोटेशनल को भी पढ़े हो। बट क्या होता है कि लीनियर ज्यादा बार पढ़ने की वजह से आपकी मेमोरी में वो ज्यादा फीड है। तो इसी तरह से जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन एक्चुअल तो राउंड होता है, ठीक है, और उसके अंदर रोटर रोटेट करता है, एक रोटेशनल मोशन। तो हम यहाँ पे पहले उसके डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक सिंपल, आपका क्या होगा, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, लीनियर डीसी मशीन की ले लेते हैं, ठीक है, यानी लीनियर डीसी मशीन। Guys, here I am writing DC machine, but this concept not only for the DC machine। ये जो एनर्जी बैलेंस जिस तरह से होगा आप देखोगे ये हर एक मशीन में होगा, मैं बता रहा हूँ। और जैसे ही मैं मशीन आगे पढ़ूंगा तो अब वहां पे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए सारी बेसिक चीजों को मैंने इस 10-12 लेक्चर्स में ही कवर कर दिया है। अब इसके बाद फेजर आपका बचेगा बेसिक पार्ट का, तो फेजर मैं आपको डीसी के बाद कंप्लीट करूंगा और उसके बाद फिर हम एसी की तरफ शिफ्ट होंगे, बिकॉज वी हैव टू रिक्वायर टू एनालाइज द एसी मशीन्स with the help of phasor diagram. So before going to the AC machines we have to clear the concept of the phasor. Okay,
बाकी जो बेसिक चीजें थी मशीन की वो आज ये लास्ट वीडियो आपकी होगी। इसके बाद अब स्टार्ट होगा आपका स्पेशली डीसी मशीन और उसका कंस्ट्रक्शन और वो अब वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये वीडियोस गाइस जरूर देखना, मस्ट जरूर से जरूर, और पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपकी डीसी मशीन क्या होती है। जरा एज्यूम करिएगा कि डीसी मशीन आपकी कुछ ऐसे, या डीसी मशीन कोई भी मशीन, एक रोटर पार्ट होता है और एक स्टेटर पार्ट होता है। रोटर पार्ट किसी शाफ्ट के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। आप क्या करिए कि जो ये रोटर पार्ट है इसको ब्रेक कर दीजिए और एक सर्कल से क्या कर दीजिए, एक लीनियर बना दीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो लीनियर मोशन हो रही है फिर उसी को सर्कुलर में हम एनालॉजी कर देंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो चीज फोर्स रहेगी वो किस में बदल जाएगी, टॉर्क में बदल जाएगी, जस्ट सिंपल, ठीक है। तो और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कहीं से आ रहा है तो वो तो उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही रहेगा लीनियर मोशन में, और रोटेशनल मोशन में भी वो तो सेम रहेगा, वो आपका बदलेगा नहीं। चलिए अब इसके लिए हम एक सिंपल सा सर्किट आपको बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बैटरी ले लेते हैं सिंपल सी, क्योंकि हम डीसी से ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। और क्या करिए, ये जो आपके वायर का कनेक्शन है बेटा, इसको आप एक रेल की पटरी, मतलब क्या है कि थोड़ा सॉलिड मेटल का कोई ले लीजिए और उससे इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये रेल ले लीजिए, मतलब ये वायर नहीं, क्योंकि वायर थोड़ा वायर है लेकिन टाइट, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रेल की पटरियां होती है कुछ उस तरह की पतली पटरी किसी का ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम का या समथिंग, ठीक है। अब एल्यूमिनियम जिस तरह से ये ओपन है, तो अब अगर ये ओपन है तो इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। मान लीजिए ये आर है और ये बैटरी भी बैटरी यहाँ पे लगा रखा है हमने, सॉरी गाइस, ये आप बैटरी, तो इसमें अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मशीन, जस्ट दिस वन इज द रेल, जस्ट एज्यूम दिस वन इज रेल, ओके। नाउ अब क्या करो, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज दिस वन इज ओपन सर्किट। आप एक कोई कंडक्टर लीजिए, मान लीजिए इतना मोटा सा कंडक्टर है, कुछ मटेरियल्स का है, तो इसमें 2-3 वायर को टर्न किया गया, एक वायर ये समझ लीजिए थोड़ा मोटा है, थिक है, और इसको मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया। यानी अब यहाँ पे एक कंडक्टर पुट कर दीजिए, ये आपका क्या है, कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अब ये कंडक्टर जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, क्या होगा कि इस डायरेक्शन में एक करंट क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। अब वो करंट की डायरेक्शन इधर आएगी और यहाँ से इधर की तरफ फ्लो हो जाएगी, और ये करंट फ्लो होने लगेगी क्योंकि करंट ने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया और एक क्लोज पाथ बन गई, ठीक है। अब क्या करिए कि इस पूरे आपने जो अरेंज किया है इसको उठाकर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, ये वाला पार्ट। यानी देखिए अब यहाँ पे एक जो क्रॉस करके बना रहा हूं, मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके। इनटू द पेज हमने ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो अगर ये पूरा अरेंजमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो अब ध्यान से देखिए कि अब ये करंट कहाँ पे, कंडक्टर कहाँ पे रखा है, करंट कंडक्टर प्लेस्ड इन। अब जो कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो होने लगा। अब ये जो कंडक्टर है, पहला चीज देखिए ध्यान से, कंडक्टर प्लेस्ड इन, सारे जो रूल्स पीछे की क्लास बताया हूं सारा का सारा आज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने आपकी बेसिक्स को डिवाइड करके समझाया है पिछले लेक्चर में, आज सारे के सारे एक साथ कनेक्ट होंगे और एक मशीन का सिंपल बेसिक आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा कि किस तरह से कोई भी मशीन ऑपरेट होती है जब उस पर लोड बढ़ता है, या किस तरह से वो मोटर बनती है और क्यों वो जनरेटर बनती है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। एक ही मशीन को मोटर और जनरेटर भी हम बना सकते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा, स्लोली स्लोली, ठीक है। देखिए अब ये कंडक्टर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अब इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, तो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो
अब ये बताइए कि अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट आई इसमें फ्लो हो रही है, तो इसलिए जो इस पर एक फोर्स इंड्यूस होगा और उस फोर्स का नाम क्या होगा, जो फोर्स लगेगा उस पर वो क्या होगा, आई। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी अभी निकालनी है, बता रहा हूं किधर लगेगी, ठीक है। चलिए, तो आई और क्या होता है, आई बी एल कर दीजिए या आई एल क्रॉस बी, डज नॉट मैटर, इन वेक्टर फॉर्म में ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या है कि इतना न्यूटन का फोर्स इस कंडक्टर पर लगेगा। अब ये फोर्स जो लगेगा, देखिए किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं सारे रूल्स पीछे के। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये फ्री है, ये इस पे रखा गया है केवल इस रेल पे, जैसे दो रेल हैं ये ऐसे रेल की बढ़ रहे हैं और इस पे ये रखा गया है, देखिए ध्यान से। और ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो रेल है ना इसमें कोई लॉसेस नहीं है। एक्चुअल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मटेरियल आप इतना स्ट्रेंथ का लो और उस पे लॉसेस ना हो, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो ये रेल है बेटा, ये क्या है, लॉसलेस है, इसमें कोई भी आई स्क्वायर आर या समथिंग लॉसेस नहीं है। तो इस पर जैसे ही ये कंडक्टर रखूंगा, अब ऐसे तो शॉर्ट तो हो गया लेकिन ये फ्री है मूव करने के लिए इस पे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करने लगे क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। अब इधर ही लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर होगी तो इधर जाएगा। अब ऐसे ही ये तेजी से एक्सेलरेट होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जब लगेगा किसी पे तो उसका मास होता है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बताइए कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू फाइंड दिस फोर्स यू हैव टू रिक्वायर द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका लेफ्ट हैंड है, इधर करिए। आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये उंगली आपकी मैग्नेटिक फील्ड पे होनी चाहिए। और ये आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आपको किधर है, इधर है। तो अब फोर्स की तरफ देखिए, फोर्स किधर लग रहा है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन, अगर ये करंट है सॉरी, तो ये मोशन की ये डायरेक्शन होती है ना, तो मोशन अगर करंट मान लीजिए ऐसे हो गया तो नीचे यानी अपवर्ड, तो पेस पे दिखाने के लिए, तो यानी इनटू द पेज आपने लिखा है। इस सर्किट को थोड़ा सा बाहर निकालकर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि ये देखिए आप इनटू द, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये आपका करंट हो गया, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर आपने ऐसे लगा रखा है तो क्या होगा कि ये स्लाइड मोशन की तरफ, आगे की तरफ क्या होगा, फोर्स जो इस पे लगेगा, ये इंड्यूस्ड, इसका नाम रख दीजिए। तो जो इंड्यूस्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, एक फोर्स इंड्यूस होगा, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स के इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये आपका जो कंडक्टर आपने रखा, जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब वो मूव भी करने लगा। एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उसमें क्या हो गया, मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि फोर्स लगा तो फोर्स ने उसे आगे रिपल किया। अब वो आगे बढ़ना शुरू किया बहुत तेजी से, मतलब स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि फोर्स जब भी गाइस लगता है तो यू हैव टू नो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो आपका ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई एम। एम तो कांस्टेंट ही है, तो जब एफ लगेगा किसी पे तो एफ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सिलरेट होगी कोई चीज। फोर्स लगने की वजह से कोई चीज में क्या आता है, एक्सिलरेशन आएगा। तो एक्सिलरेशन उनमें बहुत तेजी से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अब अगर कुछ ऐसे फिनोमेना, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ये एक्सिलरेशन की वजह से वो ऐसे तेजी से निकलेगा और तेजी से निकल के आगे कहीं चला जाएगा, क्योंकि बहुत तेज एक्सिलरेशन स्टार्टिंग में होता है, लेकिन कुछ फिनोमेना होते हैं जो उसकी स्पीड को या उसकी एक्सिलरेशन को कंट्रोल कर देता है। देखिए वही देखना है कि आपको कैसे होता है कि पहले तो ये एक्सिलरेट होगा तेजी से, लेकिन फिर अपने कांस्टेंट स्पीड पे किस तरह से ये आएगा और एक स्मूथ स्पीड से फिर चलने लगेगा। तो उसी को आपको समझना है मशीन के लिए। तो अब आप क्या करिए कि अब क्या हो गया कि सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो ये कंडक्टर कहाँ पे रखा हुआ है, ये कंडक्टर आपका रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, और वो भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कंडक्टर स्टार्ट टू मूव, सो एन इंड्यूस्ड वोल्टेज, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, ई इंड्यूस्ड जनरेट। ई इंड्यूस्ड क्या होगा आपका, इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड जनरेट।
एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो उसी का अपोज करेगा। अब इसके लिए राइट हैंड रूल लगा दीजिए। मूवमेंट किधर हो रहा है, ये देखिए इधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये अंदर है, तो अब ये क्या हो रहा है, अब मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट हैंड रूल आपको लगाना है, तो ये अपवर्ड, ठीक है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई, तो आप इसको करिए, ये अंदर करंट की डायरेक्शन देखिए अपोजिट हो गया, सॉरी, अब ये हाथ अच्छा ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो देखिए अब ये अनवर्ड, अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की आपकी डायरेक्शन देखिए ये आपका क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये आपका जनरेट होगा ई इंड्यूस्ड, जिस डायरेक्शन में आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ये जनरेट तो हो गया, तो अब ये स्टार्टिंग में ही तो जनरेट नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे जनरेट होगा, क्योंकि जैसे मूवमेंट आएगा वैसे वैसे वो जनरेट होगा। और जब जनरेट अगर हो गया तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसको जरा ध्यान से देखिएगा कि अब आप इस सर्किट में केवीएल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से VB माइनस ये आई आर कर दीजिए, इसको आई ही रखिए, और ये क्या हो जाएगा फिर प्लस माइनस, तो माइनस ई इंड्यूस्ड, तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई इंड्यूस्ड, आप आई निकालना है आपको, इसको इधर सेंड करिए, इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस आई, सॉरी, माइनस ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इतनी करंट आपकी हो जाएगी इस सर्किट में, ये तो जस्ट केवीएल है। अब देखिए कि अब स्टार्टिंग में क्या ऑपरेशन शुरू होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। चलिए अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तुरंत क्रिएट नहीं होगा। तो जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एट स्टार्टिंग की बात करिए, देखिए ध्यान से, एट स्टार्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तो एक्सिलरेट नहीं होगा, जस्ट आप जैसे ही स्विच को क्लोज कर रहे हो उस स्टैंड की बात हो रही है, तो उस समय आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट अभी नहीं आया। मूवमेंट जब फोर्स आएगा और कुछ सेकंड बाद मूवमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो कुछ टाइम धीरे धीरे लगता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बिल्ड होने में। तो अगर सडनली स्टार्टिंग की बात करो तो स्टार्टिंग जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, इंड्यूस्ड मतलब VB माइनस ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय आर, ये करंट का फार्मूला था। स्टार्टिंग में ये 0 है, तो जो आई स्टार्टिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, VB बाय आर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में ये करंट क्या होगी, फ्लो होगी, और स्टार्टिंग में ये करंट फ्लो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ ना आने की वजह से ये करंट क्या होगा, हाई होता है, ये करंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। स्टार्टिंग के कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बिल्डअप ना होने से जो उसमें करंट फ्लो होगी वो बहुत हाई होगी, और यही एक रीजन होता है कि मशीनों में क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, अदरवाइज इतना अमाउंट ऑफ करंट उस मशीन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि किसी भी मशीन में स्टार्टिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ तुरंत क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसे क्रिएट होना है, तो क्रिएट होने में कुछ टाइम लगेगा, वो ऐसे बैटरी लगा के नहीं रखा है आपने, तो उसे क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो जब तक टाइम लग रहा है तब तक कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने होंगे आपको सारी मशीन में, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ से, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए, अब मैं यहाँ से एक एक अपने उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, और ऐसे जैसे एरो करके देखना, ऐसे करते जाइएगा। स्टार्टिंग में अगर बेटा करंट हाई है तो F इज इक्वल टू, सिंपली अगर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो IBL होगा। अब स्टार्टिंग में अगर ये करंट बहुत हाई है तो ये फोर्स क्या होगा, हाई होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद दूसरी कड़ी इसकी कहां से जुड़ेगी, ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या होगा कि अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन बहुत इंक्रीज होने से सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी जो ये मूव करने की वेलोसिटी है
वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर गई बेटा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा ई इंड्यूस्ड, उसका फार्मूला क्या होता है, पीछे बताया था आपको, बी वी एल, मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूं केवल यहाँ पे। तो अगर बेटा ये वेलोसिटी देखिए, सारे जो ये इसके बाद ये, अब वेलोसिटी यहां से बढ़ गई, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो देखिए फिनोमेना क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने करंट को फ्लो किया, ये क्या होगा, इस पर बहुत तेजी से फोर्स लगेगा पहले, क्योंकि करंट आपकी हाई रहेगी, उसकी वजह से फोर्स बहुत तेजी से लगेगा, तो ये बहुत तेजी से एक्सिलरेट होगा। एक्सिलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बट ड्यू टू तुरंत उसके बाद जितना तेजी से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो एक अपोजिशन में इसके क्या आ जा रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना तेजी से क्रिएट होने लगेगा। वेलोसिटी जैसे जिस रेशियो में बढ़ेगी, जस्ट उसी रेशियो में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हुआ, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो जैसे ही ये इंक्रीज होने लगा, तो अब बताइएगा जो आई का फार्मूला था, वीबी माइनस ई इंड्यूस डिवाइडेड बाय आर। अब यहां से समझने की कोशिश करिए कि जैसे ही ये ई इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस होने लगेगी। और एक कंडीशन, एंड व्हेन VB इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, जैसे ही ये कंडीशन आएगी तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हमने एज्यूम कर रखा है, अगर प्रैक्टिकली आप मान के चलते हो तो करंट 0 नहीं होगी, थोड़ी लॉसेस को सप्लाई होती रहेगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो रेल थी, उस रेल को हमने क्या मान लिया है, पूरा का पूरा लॉसलेस, एक स्मूथ मान रखा है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे करंट 0 हो जाएगी जैसे ही ये कंडीशन। अब इस कंडीशन के बाद क्या होगा, क्या ये रुक जाएगा, यदि ये जो जा रही है, यानी इस पर करंट अगर 0 हो गई, इधर से सप्लाई से कोई करंट नहीं ले रहा है, तो ये जो मूवमेंट कर रहा था ये रुक जाएगा, नहीं गाइस। होगा क्या कि इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। अब वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। अब ये कंडीशन जैसे ही आएगी तो स्पीड कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जो एक्सेलरेट करके आगे बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से अब वो एक समान वेलोसिटी से उस रेल पे क्या करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा था। बात आई समझ में? तो जिनको ना समझ में आया हो, एक बार फिर से आप वीडियो को प्ले करके सारी चीजें समझ जाना। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि अब क्या होगा। अब ना हो, जैसे अब उस कंडीशन में जब VB वोल्टेज इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, VBL। तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन आकर हो गई, तो करंट 0 हो चुका है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर आगे बढ़ता रहेगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, और उसे बोलेंगे स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। So VSS is equal to, you can write VB divided by BL. So this one is known as steady state velocity. Steady state velocity. अब इस पर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो जब तक किसी भी तरीके से, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। रेल की पटरी जहां तक रहेगी वैसे ही ये आगे उसी स्पीड से, और वो स्पीड होगी कितनी, VB बाई BL। जो आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रखा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, डेंसिटी ये है आपका B। तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से आपके इस कांस्टेंट पे एज्यूम करता रहेगा। चलिए यहां तक समझ में आया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ तुरंत क्रिएट नहीं होती है, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में करंट बहुत हाई होगा, और करंट के हाई होने से जो स्टार्टिंग में फोर्स लगेगा कंडक्टर पे वो बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा आएगा, और उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, और वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बट कुछ टाइम बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो बताया था कि अगर फैराडे लॉ जो अगर मूवमेंट हो रहा है उसमें, मतलब कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होना है फैराडे लॉ की वजह से, और उसकी वैल्यू जो यहाँ पे डिनोट की जाती है वो BBL होती है। ठीक है,
तो बीबीएल की वजह से जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करना शुरू करेगा तो वैसे वैसे आपकी करंट क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी। और एक ऐसी कंडीशन भी आएगी कि जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी वोल्टेज के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के बाद से वो आपकी जो आपकी कंडक्टर होगी वो उसको एक स्टेडी स्टेट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वो एक कांस्टेंट स्पीड से उस रेल पे ट्रेवल करने लगेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। गाइस ये सारे मशीन में होता है। अब आप मतलब कोई भी लोड अभी नहीं है, कंडक्टर इज नॉट अ लोड, अभी आपने कोई लोड नहीं लगाया, लेकिन बोलोगे सर नो लोड में भी तो करंट फ्लो होती है करंट्स में, तो वो सॉरी मशीन में, तो वो एजम्पशन ये होता है कि वो प्रैक्टिकल की बात होता है। यहाँ हम आइडियल लेकर चलते हैं तो कोई लॉसेस नहीं है। अगर यहाँ पे समथिंग लॉसेस होता तो सम अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होता रहता ड्यू टू लॉसेस। ठीक है, तो यही खेल सारे मशीन में स्टार्टिंग में होता है, सब मशीन ऐसे ही करती हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब इस पे आप लोड कनेक्ट करो या तो ठीक है, अब इसको जनरेटर और मोटर कैसे बनाना है। अब चलिए, अब यहीं से खेल सारा शुरू होता है। अब एक बात बताइए कि इसको मोटर और जनरेटर मुझे बनाना है तो क्या करेंगे, अगर मोटर और क्या बनाना है, जनरेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेम डायग्राम है आपका, इस डायग्राम को जरा फिर से समझते हैं। अब इस पर क्या करिए कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पे लगा था, आप क्या करिए कि एक इस अपोजिट डायरेक्शन में जिधर वो फ्लो हो रहा था, यानी जिधर फोर्स इंड्यूस हुआ था, उस इंड्यूस के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए मैं ब्लैक वाले से नई केस को अराइज कर रहा हूं। अब हमने एफ लोड यहाँ पे करके लगा दिया, एक फोर्स लगाया जो अभी तक आपने क्या देखा कि ये जो कंडक्टर था एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हमने क्या किया कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर आगे बढ़ रहा था, इसके इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगा दिया जिसे हमने लोड का नाम दे दिया। पूरा का पूरा इसके इक्वल टू नहीं है, उसे स्टॉप नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ है उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इधर की तरफ लोड लगाया तो क्या होगा, फिर फिनोमिना क्या शुरू होगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद है कि इस तरफ से एक एफ लोड लगाया है हमने, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अब वो कंक्लूजन के बाद देखते हैं। तो जो आपका एफ नेट होगा, नेट फोर्स वो क्या हो जाएगा, एफ इंड्यूस्ड माइनस एफ लोड। तो अगर एफ कम हो रहा है, यानी एफ का क्या, एफ जो पहले इंड्यूस्ड हुआ था उससे क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, तो यानी ये फोर्स कुल मिला के ये चीज क्या हो रही है, रिड्यूस होने की कोशिश हो रही है। तो अब F इज इक्वल टू होता क्या है, F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL। तो जैसे ही F रिड्यूस होगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे बताइए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा कि जैसे ही अगर आप फोर्स कम हो रहा है तो पहले फोर्स को F की मत बढ़िए, पहले आप कहाँ आ जाइए, एक और फैक्टर देख लीजिए। अगर फोर्स कम होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था क्या वो सेम वेलोसिटी रहेगी। भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप को ले लो, आप कहीं आगे बढ़ रहे हो और आगे से कोई बंदा आपको रेजिस्ट कर रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज, लेट अस अज्यूम आप आगे बढ़ रहे हो, स्मूथली चल रहे थे किसी भी वजह से, मतलब नॉर्मली, सडनली अब आप क्या हुआ, आगे से हवा चलने लगी तेजी से, तो हवा में क्या, जब आगे पैर आप बढ़ाते हो तो क्या आपकी स्पीड सेम रहती है, नहीं। तो सेम लाइक फिनोमिना यहाँ भी है कि कुछ अपोजिशन फैक्टर आ गया है जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई थोड़ी सी, तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ा, डिक्रीज हो गया। तो अगर बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो अब जरा बताइएगा कि इसके बाद क्या होगा। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो ई इंड्यूस्ड क्या होता है फार्मूला, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BVL, जो पहले VSS थी अब वो डिक्रीज होके कुछ और हो गई। अब यानी इसमें क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया। अब ये वेलोसिटी
आपकी डिक्रीज करने लगी। तो जैसे ही ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो आपको पता है ये फील्ड तो कांस्टेंट रखा है, लेंथ कांस्टेंट है, तो इसी पे डिपेंडेंट है। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो जैसे ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा तो अब इसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसे अभी यहाँ पे मत पहुंचिए। अब देखिए, अब फिर मैं यहाँ से आगे इधर बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे ये बना रहा हूँ वैसे वैसे आप एक पेज पे इसके बाद से ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है, समझ जाना कि अब क्या होगा कि अब I इज इक्वल टू आप जानते हो 3B माइनस E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई R। तो अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज करेगा, यानी ये अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये कम होगा। अब ये कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी VB माइनस E इंड्यूस्ड ये कम होने लग रहा है, मतलब करंट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होने का मतलब अगर कोई चीज यहाँ पे है, इसमें से ये चीज माइनस करोगे और ये कम होती जा रही है, तो ये वाला फैक्टर क्या होता जाएगा, इंप्रूव करता जाएगा। अब करंट अब जब जैसे ही इंप्रूव होगी तो जो F इंड्यूस्ड होगा, अब इसके बाद वाला मैं लिख रहा हूँ, देखो इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक ही पेज में शायद आप समझ में आ जाओ। आप एक एक प्रोसेस ऐसे बनाते जाना और समझ में आ जाएगा कि जैसे ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा तो अब जो फोर्स लोड तो लग चुका है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉरी इंड्यूस्ड फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है, IVL। तो जैसे ही ये I इंक्रीज होगा तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब ये फोर्स तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि वो क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल टू सॉरी इंड्यूस्ड फोर्स आपके लोड वाले फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। और फिर वो उसी कंडीशन को क्या बोलोगे, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, सेम जरा इसी को एनालॉजी करिए, आप सारे फोर्सेस को टॉर्क में बदल दीजिए। अब बताइए कि ये कौन सी मशीन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप सारे फोर्स को टॉर्क में बदलिए, क्योंकि मैंने बताया था रोटेशनल मोशन में सारे के सारे किसमें जाएंगे, एक टॉर्क में चेंज होंगे। तो जैसे ही ये टॉर्क में जाएगा तो यानी एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग दिस वन, यू आर प्रोवाइडिंग द टॉर्क, इट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन इज वर्किंग एज अ मोटर। क्योंकि आपका जो करंट की डायरेक्शन सेम रही, करंट की डायरेक्शन इस प्रोसेस में कभी चेंज नहीं हुई। आपने इस साइड लोड लगाया अपोजिट में, तो आपका लोड टॉर्क जो था वो टॉर्क जो इंड्यूस्ड टॉर्क था उसके इक्वल टू हो गया। ठीक है, और इक्वल टू होने की प्रोसेस में क्या क्या हुआ ये आप देख रहे हो। तो यानी अगर इधर जो टॉर्क लगा है ये पूरा का पूरा फंक्शन किसकी तरह है, एज अ मोटर। तो अब मोटर में क्या होता है कि जैसे ही आप एक इधर कोई भी मोटर हो, फिनोमिना पहले सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ये हो सके तो d∅dt से किसी एसी में आ जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल प्रिंसिपल होगा वो चेंज नहीं होगा। होगा क्या कि जैसे ही आप एक अलग से, जैसे कोई भी मोटर आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, कोई भी लोड नहीं लगाया आपने, सडनली आप लोड लगा रहे हो, वो स्मूथली रन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ध्यान दीजिए, मोटर पे जाइए, किसी भी मोटर को ले लीजिए, आप स्टार्ट करोगे, आपने कोई लोड मत दीजिए तो वो स्मूथली क्या होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव करने में कुछ ट्रांजिएंट ऑकर होते हैं, तो हम मशीन में उन ट्रांजिएंट को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए कि वो ट्रांजिएंट में क्या हो रहा है वो चीजें मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह से एक स्टेडी स्टेट वेलोसिटी मिलेगी। अब आप उस पे लोड लगा रहे हो, लोड लगाने का मतलब क्या है कि वो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था उसके अपोजिट में आपने उसको पुली से कनेक्ट करके कुछ लोड लगा दिया। तो जैसे ही लोड लगाओगे तो जो एफ इंड्यूस्ड था, मतलब फोर्स थी, वो घटने लगेगी। वो फोर्स के घटने की वजह से आपकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी के घटने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था वो घटेगा, उसके घटने की वजह से आपका करंट क्या होने स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। करंट यहां से फ्लो होने लगेगा, कैपेबल है, एज्यूम कर लीजिए कि ये सोर्स कैपेबल है उतना करंट फ्लो कराने के लिए, तो करंट इंक्रीज करने लगे। जैसे ही करंट इंक्रीज होगा तो जो टॉर्क इंड्यूस्ड था, यानी जो टॉर्क आ रहा था, टॉर्क की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग रोटेशनल मोशन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स दैट इज द लीनियर मोशन। ओके, तो जैसे जैसे ही करंट इंक्रीज करेगी, ये जो फोर्स जो इंड्यूस था वो अपोजिट डायरेक्शन में, बताया था पहले ही लेक्चर मशीन में, ये मेरे ऊपर वेट आपने रखा, ठीक है, कोई फिनोमेना हुआ, मैं नीचे से इसको फिर अपने से फोर्स लगा के इसको करूंगा, अब कोई और वेट बढ़ाओ इस पे, तो और मेरे अंदर से क्या आएगी, एक अंदर से एक इसके अपोजिट में फोर्स आएगा जो कि मैं इसको बैलेंस करके रखूंगा।
ठीक है। तो यही फिनोमिना होता है यहाँ भी कि अब ये जो इंड्यूस टार्क, जितना लोड आपने बढ़ाया था उतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में ये सोर्स यहाँ करंट के फॉर्म पर करंट को इंक्रीज करके उतना बढ़ा देगा, और फिर जो लोड टॉर्क और आपका जो टॉर्क था जो आपने लोड लगाया, ये दोनों लोड टॉर्क और इंड्यूस टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और फिर से मशीन एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करने लगती है। बट वो कांस्टेंट स्पीड पहले वाले से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और करंट पहले 0 था ना एज्यूम किया था, अब वो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। अब लेट अस और थोड़ा सा लोड बढ़ाइए मशीन पे और आप लोड टॉर्क को बढ़ाइए, तो सेम फिनोमिना यही होगा, और फिर दोनों टॉर्क को बैलेंस करने के लिए ये सोर्स यहां से करंट को जनरेट करेगा, और लोड को बढ़ाते जाइए। तो इसके पास जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही लोड आप बढ़ा सकते हो। अब मेरे पास इसे रखते जाइए, वेट रखते जाइए 100 किलो, क्या फिर मैं बैलेंस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर से फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट में कोई टॉर्क फोर्स नहीं आने वाला है। तो यही हाल मशीन की, इसीलिए मशीन की एक रेटिंग फिक्स होती है कि उस रेटिंग से आप अधिक टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए नहीं कर सकते हो। तो अगर उसकी रेटिंग के अंदर है तब तक वो दोनों टॉर्क को इक्वल करके और ऑपरेशन होता रहेगा। दैट इज अ फिनोमिना इन ऑल द मशीन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सेम इसका एक दूसरा केस लेते हैं। अब इस दूसरे केस में क्या करना है कि जो आपने इधर एक लगाया था ना लोड फोर्स, अब सेम डायरेक्शन में एक फोर्स लगाइए, ठीक है। सेम जो पहले केस में जो भी था, अब दूसरे केस में, ये केस 1 हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक मोटर की तरह काम कर रहा था, ठीक है। जब मोटर की तरह काम कर रहा था तो आपने फिनोमिना देख लिया। क्यों मोटर है, क्योंकि भाई इस कंडीशन में वो एक इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में प्रोड्यूस, मतलब मैकेनिकल पावर में जनरेट कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आपकी मैकेनिकल पावर में जनरेट हुई, बीबी और आई जो था, सॉरी आई और इंड्यूस्ड करंट जो मिलके इलेक्ट्रिकल पावर बना रहे थे, वो मैकेनिकल पावर में जनरेट। मैकेनिकल पावर कैसे निकालोगे, फोर्स और इनटू क्या कर दोगे, टॉर्क, पी इनटू टी करते हो, ठीक है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, टी ओमेगा। पी इज इक्वल टू, देखो भाई वीडियो में इसीलिए सब कुछ पहले बता चुका था, P इज इक्वल टू टी ओमेगा। तो लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर की जो पावर होगी, टॉर्क का मतलब फोर्स और ये मतलब वेलोसिटी, जो एफ बी कर दोगे तो ये इसकी पावर हो जाएगी लीनियर मोशन की। तो क्योंकि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड और इनटू करंट, ये पावर किसमें कन्वर्ट हो रही थी, F इनटू वेलोसिटी में, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, वर्किंग एज मोटर टू कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इनटू द मैकेनिकल पावर। ओके, अब नाउ टेक अनदर एग्जांपल। अब क्या करिए कि अब जो फोर्स आपने अप्लाई किया था, देखिए ये सारी वीडियोस मैं अकेले अकेले बना चुका हूं पूरे डिटेल से, तो वहां पे आप समझ जाना फर्स्ट से लेकर अभी तक, ठीक है। आज आपकी बेसिक्स क्लियर हो रही है, बेसिक का पार्ट खत्म होगा। अब कल से हम डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए जितनी भी वीडियो थी बेसिक्स की, वो डीसी में आने से पहले आप एक बार जरूर देख लेना, ताकि आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करिए कि अब जो नेट फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे, जो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस था, अब एक फोर्स आप इधर अप्लाई करिए, इसी डायरेक्शन में अप्लाई करिए। अब केस नंबर 2 जो है, ब्लैक से बना रहा हूं, इसी डायरेक्शन में एक क्या करिए, फोर्स अप्लाई करिए। आप पहले आपने एक ऐसा फोर्स लगाया था जो कि जिस वेलोसिटी में वो जा रहा था उसका अपोजिट, यानी जैसे मैं चल रहा था, हवा आ रही थी। अब आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिए, मतलब क्या है कि अब जो हवा है वो आपको सपोर्ट कर रही है, यानी अब हवा उस डायरेक्शन में, जैसे हवा में जब आप चलते हो तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना बहुत तेज आंधी आई हो, उसमें चलना शुरू करो तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आप खुद जा रहे हो। यानी एक ऐसा फोर्स आपको जो कि उसी डायरेक्शन में आपको अप्लाई कर रहे हो आप, अब वो लोड की तरह नहीं, रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जरा इसको हम नॉलेज को देखते हैं कि जैसे ये फोर्स होगा तो उस समय जो एफ नेट होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये फोर्स नेट फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो और कोई आपका सपोर्ट कर दिया, मतलब कोई चीज क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो इसका मतलब अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स बढ़ा। अब जैसे ही ये नेट फोर्स बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंप्रूव होने लगेगी। अब जैसे ही वेलोसिटी इंप्रूव होगी तो अगला गेम क्या शुरू होगा कि जैसे ही वेलोसिटी इंप्रूव होगी तो आप जानते हो कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होता है, VVL। तो जैसे ही ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा।
और जैसे ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा तो उसके बाद क्या होगा, I इज इक्वल टू VB माइनस क्या हो जाएगा आपका E इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई R। तो अब आपका ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जरा ध्यान से देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ अब बढ़ रहा है तो VB माइनस E इंड्यूस्ड, तो इसका मतलब करंट क्या होने लगेगी, सबसे पहली चीज कि VB माइनस E इंड्यूस्ड करंट के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पहली बात यहाँ पे रखिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है वेलोसिटी के बढ़ने से, तो यहाँ पे जो होगी लार्जर देन बैटरी, मतलब क्या होगा कि एक कंडीशन, यहाँ पे कुछ चीजें आपको थोड़ी सी देखनी है कि आपका E इंड्यूस्ड जो होगा बढ़ने की वजह से वो ग्रेटर देन होगा VB से। तो जैसे ही ऐसी कंडीशन आएगी तो अब इस केस में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, IT, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले इधर से इधर अब लोड से सोर्स की तरफ जाने लगेगा करंट, मतलब करंट क्या होगा, इंक्रीज तो करेगा लेकिन क्या होगा, करंट के इंक्रीज तो होगा लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, करंट, ठीक है, करंट रिवर्स डायरेक्शन, करंट रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि ये बढ़ने की वजह से, ठीक है, अब क्या होगा, करंट को इंक्रीज होना है लेकिन पोलैरिटी उसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद बताइए, अब इसके बाद क्या होगा, अब जो फोर्स इंड्यूस्ड फोर्स लिखा है, इंड्यूस्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, IBL, तो IBL की वजह से I जब इंप्रूव होगा तो इंड्यूस्ड फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंड्यूस्ड फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बताइए, पहले जो इंड्यूस्ड फोर्स था वो अलग चीज है, उसको 1 मान लीजिए, तो इसको इंड्यूस्ड कुछ और नाम से दे दीजिए, एक फोर्स आएगा या बैलेंस फोर्स कर दीजिए। अब ये इंड्यूस्ड, इसको इंड्यूस्ड 2 के नाम से दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाला इंड्यूस्ड नहीं है। अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब आप फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल से मेजर करोगे तो ये डायरेक्शन आएगा आपके अपोजिट में, इस डायरेक्शन में, यानी एक F इंड्यूस्ड नया इधर होगा जो इस वाले अप्लाई को इससे क्या करेगा, बैलेंस करेगा। बात आई समझ में? तो अब ये करंट को इंक्रीज होने से क्या होगा, करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, देखो यहाँ भी करंट इंक्रीज ही हो रही है, आप ये दिखा देना, बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्शन रिवर्स रहेगी और जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो फोर्स इंड्यूस्ड भी होगा और एट लास्ट आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड 2 के नाम से मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंड्यूस्ड 2 कर दीजिए इसे, तो ये F इंड्यूस्ड 2 जो है इक्वल टू किसके हो जाएगा, F अप्लाई के, जो आपने अप्लाई किया था फोर्स, जब ये इसके अप्लाई इसके अपोजिट में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे और फिर से कंडक्टर एक स्मूथ वेलोसिटी से क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा। लेकिन इस बार जो उसकी वेलोसिटी होगी वो पहले स्टेडी स्टेट वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। मोटर के केस में क्या था, कम हो जा रहा था। अब दूसरी बात कि अब ये मोटर की तरह वर्क करेगा या जनरेटर, देखो ये फोर्स बैलेंस होने का तो क्या, एनर्जी बैलेंस हो रही है मशीन में पूरी तरह से, फोर्स का मतलब रोटेशनल में आ जाएंगे तो टॉर्क बैलेंस होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे ही अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, इधर से आपको सोर्स को सप्लाई मिल रही है बेटा, तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, जनरेटर। ये क्या है, जनरेटर। ये किसकी तरह काम कर रहा है, जनरेटर की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई है आपकी, जो आप अप्लाई कर रहे हो ये फोर्स और इनटू वेलोसिटी, वो कन्वर्ट होके किसमें हो जा रही है, एक VB और ये I में कन्वर्ट होके, यानी आपका मैकेनिकल पावर यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में। सो ऐसा प्रोसेस करने पे ये किस तरह से वर्क करता है, जनरेटर की तरफ। समझ में आया? तो जनरेटर में वर्क करते समय इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, करंट दोनों डायरेक्शन में बढ़ी थी, डायरेक्शन चेंज हो गया था, दोनों केस में बढ़ी थी वेलोसिटी, मोटर के केस में कम हो गई थी, यहाँ पे क्या हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी। और किस तरह से ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, वहां पे जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट में एक फोर्स, एक टॉर्क इंड्यूस हुआ और दोनों टॉर्क क्या हो गए, बैलेंस हुए। और यहाँ पे जब इधर लगाया तो इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया और फिर दोनों को बैलेंस करके फिर ऑपरेट हुआ। लेकिन दोनों केस में क्या हुआ कि इसमें जो इंड्यूस्ड टॉर्क इधर आने की वजह से करंट की डायरेक्शन को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए ये जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा। नाउ गाइस कम ऑन द कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन?
यू हैव टू टेक अ मोटर और अ जनरेटर, इट डज नॉट मैटर। आप एक ही मशीन को मोटर या जनरेटर की तरह रन करा सकते हो, उसके कंस्ट्रक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको कैसे कराना है बाकी थोड़ी मशीनों में वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सारे मशीन में बेसिक ये जो प्रिंसिपल था ये सारे मशीन में आएगा, फिर मैं रिपीट करूंगा वहां पे, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है कि जब कोई भी मशीन आपकी आती है तो उस मशीन में आपके सारे के सारे फिनोमिना होते हैं, वो जनरेटर हो या मोटर। आप एक बात नोटिस किया आपने कि जनरेटर के केस में या मोटर के केस में जो ये कंडक्टर था इसकी डायरेक्शन नहीं बदली, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन जो थी, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था, अगर रोटेशनल की बात करो तो रोटेट, या लीनियर की बात, जिस डायरेक्शन में जा रहा था वो डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। या तो वो मोटर की तरह काम किया या तो जनरेटर की तरह, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। स्पीड बढ़ी, किसमें बढ़ी? जनरेटर के केस में। स्पीड घटी किसके केस में? मोटर के केस में। लेकिन जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन इफेक्टेड नहीं होती है। आप उसे रोटर जनरेटर यूज करिए या तो मोटर यूज करिए, ठीक है, जो एक रेफरेंस पॉइंट मैंने लेके उससे किया था, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन क्या है कि कोई भी मशीन या तो मोटर की तरफ रन कर रही हो या तो क्या किसकी तरफ कर रही हो? जनरेटर। इंड्यूस्ड, एक फोर्स इंड्यूस्ड टॉर्क, ठीक है, और इंड्यूस्ड टॉर्क और क्या बोलते हैं वो? जनरेटर एक्शन। यानी मोटर एक्शन और जनरेटर एक्शन दोनों साथ साथ में दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या, आपको मोटर का प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने? मोटर का प्रिंसिपल कौन सा वाला था? ये वाला था, ये था मोटर का प्रिंसिपल। और ये वाली चीज किसकी थी? जनरेटर की प्रिंसिपल थी। आप लेक्चर नंबर 9 देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये आपके बेसिक मोटर का, जनरेटर का एक्शन होता है, ये आपका मोटर। तो एक बात बताइए, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये दोनों आ रहे हैं, यानी मोटर एक्शन और जनरेटर एक्शन किसी भी मशीन में साथ साथ ऑकर होते हैं, तभी एनर्जी बैलेंस होती है। और ये टोटल का टोटल एक्सप्लेन एक तरह से होता है कि आप लेंज लॉ को एक्सप्लेन करो या तो आप न्यूटन थर्ड लॉ ही यहाँ पे प्रूव हो रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि जब भी कोई एनर्जी एक डायरेक्शन में क्रिएट होगी तो उसका अपोजिशन फैक्टर क्रिएट होना है। जितना फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट में उतना फोर्स क्रिएट होना ही होना है। दैट इज अ लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यही आपका पूरा का पूरा मशीन में फाइनली कंक्लूजन्स में आया है। तो कोई भी मशीन होगा तो उसमें मोटर और जनरेटर एक्शन हमेशा दोनों साथ में ही होते हैं, ठीक है। जनरेटर एक्शन और मोटर एक्शन, मतलब फोर्स भी इंड्यूस्ड होगा या टॉर्क बोलो, और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा और इंड्यूस्ड टॉर्क भी आएगा। एक्चुअली फोर्स आना चाहिए केवल मोटर में, इंड्यूस्ड फोर्स, और इंड्यूस्ड वोल्टेज आना चाहिए जनरेटर में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सारी मशीनों में आएंगे एज अ मोटर या जनरेटर। तो ये रहा आपका कंक्लूजन। तो गाइस ये रहा आपके मशीन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जितनी भी बेसिक चीजें थी एक मशीन का वो हो चुकी हैं। अब हम कल से